It is all good. So, what about us? If we have such strict rules? That's for college. Who bothers? That marks are not going to count. वो काउंट होने वाले नहीं है तुम्हारा. Because तो दिखाना पड़ेगा ना. Semester और unit test ना. But the papers they are setting very easy. मेरे. कौन सा 11th में चाहिए भाई 11th में मार्क्स का मायने है 12th में कॉलेज मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट 12th में बोर्ड से कॉमन फॉर 11th में वो कॉलेज ही माई बाप है इसलिए मैं बोलता हूँ ना कभी कॉलेज में पूछना कॉलेज में कुछ वो परचेज करवा रहा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सैंपल तो कॉलेज के हिसाब से लिखना स्टॉक अलाउड है नहीं है हाँ तो परचेज लिखो या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सैंपल देखो अभी बोल रहा है कॉलेज को फॉलो करो तो मार्क्स मिलेगा नाउ सी लिसन कंजर्वेटिज्म सो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है प्रोवाइड फॉर लॉसेस एंड डोंट प्रोवाइड फॉर गेन्स आपको लगता है फॉर एग्जांपल बिजनेस में आपने माल बेचा है डेटर को 50,000 वो डेटर थोड़ा लुक्का है आपको लगता है 50 में से 45 ही देगा 5,000 देगा नहीं पक्का आपको ऐसे शक्ल देख के लग रहा है ये बंदा डिफॉल्ट करेगा 5,000 बहुत पक्का मालूम है तो आप उसको एडवांस में लॉस के फॉर्म में दिखा सकते हैं ओके भैया ये 5,000 आई शो इट एज अ प्रोविजन ऑफ लॉस आई शो इट एज अ प्रोविजन ऑफ प्रोविजन बोला जाता है उसको वो बताऊंगा कैसे करना है क्रिएटर और बेसिकली मैंने फ्यूचर का लॉस एडवांस में दिखा दिया अब फ्यूचर में भले ही बैकेट होने था बहुत नो क्योंकि मैंने वो लॉस पहले ही दिखा दिया लेकिन मैं बोलूंगा नहीं ये तो अच्छा डेटर है ये तो पैसा देगा मेरे को मालूम है अंदर से लॉस होने वाला है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा और बाद में एक्चुअली बैकेट हुआ तो शेयर होल्डर क्या करेंगे जूता मारेंगे भड़क जाएंगे बोलेंगे साले तेरे को मालूम था ये डिफॉल्टेड है इसका पास हिस्ट्री ऐसा है ये खराब है तो साले क्यों बुक में दिखाया उसका प्रॉफिट दिखाने लायक नहीं था तो दैट इज व्हाट इज कंजर्वेटिज्म प्रोवाइड फॉर लॉसेस इन एडवांस एंटिसिपेटेड लॉसेस यू नीड टू प्रोवाइड बट एंटिसिपेटेड गेन्स कभी प्रोवाइड करने का नहीं अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कल उठ के मैं सोचूंगा अरे भूकंप आएगा चलो भूकंप का लॉस लिख देते कल फैमाइन आएगा ड्रॉट आएगा फ्लड आएगा कल साइक्लोन आएगा सुनामी आएगा उसका भी लॉस लिखना ऐसा कुछ लॉस नहीं लिखना जेन्युइनली आपको लग रहा है बिजनेस में रिस्क देख के कि भैया ये लॉस हो सकता है इसकी सर्टेनिटी हो गई है 19-20 होगा ये तब आप दिखा इसे क्लियर बट गेन्स मत दिखा पहले दिन पे आपने बताया यू कांट रिकॉर्ड एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो हुआ है उसको ही रिकॉर्ड करना है तो अभी जो हुआ है उसका ही तो है डेटर्स है ना किस पे होता है सेल्स पे सेल्स इसी साल पे अब हमारे पैसे नहीं आए इनकम यही साल का वो डेटर भी यही साल का बट 1-2 महीने में नेक्स्ट ईयर पैसा देगा बट वो जो लॉस या गेन है वो यही साल को बिलोंग करता है तो अगर आपको लग रहा है कि वो लॉस हो रहा है तो आप दिखा दो वो अच्छी बात है वो ये साल को बिलोंग करता है बात देखिए मैं ये साल लॉस दिखाऊं अगले साल लॉस दिखाऊं बात क्या हुई कि ये साल आप लॉस दिखाओगे और अगले साल एक्चुअली बैड डेट्स होगा तो वो लॉस दिखेगा नहीं वापस क्योंकि आपने दिखा दिया पहले तो आपने शेयर होल्डर को पहले से लॉस दिखा दिया ये रिजल्ट्स में उन्होंने शेयर प्राइस घटा दिया एक्सपेक्टेशन लो कर दिया कि ये डेटर पैसा देगा नहीं अब नेक्स्ट ईयर एक्चुअली होने दो तो प्रॉब्लम होगी नहीं ज्यादा लेकिन आपने ये साल लॉस नहीं दिखाया और एक्चुअली सडनली बैड डेट्स हो गया आप पे वो डेटर चढ़ के नहीं आप पे वो शेयर होल्डर चढ़ के आएंगे लॉस दिखेगा लॉस उतना ही होने वाला है लेकिन शेयर होल्डर चढ़ के आएंगे बोलेंगे साले आपको पता था पास्ट हिस्ट्री डेटर्स की आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं की आपको लग रहा था लॉस है तो दिखाना चाहिए था एडवांस में देखो एग्जाम में आप फेल ही हुए दोनों सर्कमस्टेंसेस लेकिन पहले आपने लॉलीपॉप दिए तो पहले आपने दिखाया कि प्रॉफिट है तो शेयर होल्डर प्राइस खरीद लेंगे शेयर खरीद लेंगे और फिर लॉस होगा तो प्राइस घट जाएगा ना तो नुकसान होगा उनका सर मार्केट पहले करेक्ट हो जाएगा अगर आप पहले प्रॉफिट दिखा तो पहले ही बढ़ जाएगा अगर पहले ही लॉस दिखा तो पहले ही प्राइस घट जाएगा कोरोना के वक्त ऐसा हुआ था जब कोविड हुआ था हिट 2020 मार्च में तब सबको लग गया था बिजनेस को पता चल गया था कि यार 6-8 महीना तो धंधा ठप होने वाला है तो जो बैंक्स ने कस्टमर्स को लोन दिए थे उनको डाउट था कि 6 महीने तक कोई ईएमआई आने वाला नहीं तो वो लोग ने ये प्रोविजंस दिखाने के चालू कर दिए एडवांस में लॉसेस दिखाने के चालू कर दिए उनको लग रहा था या तो डिले होगा या तो कोई बैड होने वाला कोई पैसा देने वाला नहीं तो जो अच्छे बैंक्स थे उन सारों ने पहले से ही प्रोविजन दिखा दिए तो आप अगर ग्राफ चेक करोगे ना शेयर प्राइस का तो मार्च 2020
कि 3 महीने में सब प्राइस घट गया था, सब बैंक्स का, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सबके प्राइस घट गए ड्यू टू द लॉसेस इन एडवांस। फिर 6-8 महीने बाद जब पोजीशन सुधरी और पैसे आने लग गए और थोड़े थोड़े रिकवरी हो गए या फिर बैड डेट्स भी हुए, तो उनको इतना झटका लगा नहीं, उनके प्राइसेस क्या हो गए, वापस बढ़ने के स्टार्ट हुए। लेकिन ऐसे भी खुद्दू बैंक्स थे जिन्होंने प्रोविजंस क्रिएट नहीं किया, उनके शेयर प्राइस तभी इतने नहीं गिरे, लेकिन बाद में जब एक्चुअल लॉसेस दिखे तब ठप करके गिरे, एक्चुअली गिरे। तो लैक ऑफ प्रोविजंस में ना दोनों में लॉस तो उतना ही होगा, लेकिन सडन लॉस से ज्यादा झटका लगता है, वो ज्यादा प्राइस गिरता है, और एंटीसिपेटेड लॉस में थोड़ा कम, जोर का झटका धीरे से, ऐसी चीज। बैंक के पास ऐसा लाइक 5 to 10% ये होता है ना, कुशन, कैश रिजर्व, नहीं उसको हाँ, प्रोविजंस बोलते हैं, वही है प्रोविजंस। ये आपको लग रहा है कि वो तो उसको 2 टायर 3 टायर कैपिटल एडिक्वेसी बोलते हैं, वो हर एक बैंक रखता ही है, वो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा। आरबीआई के हिसाब से 10-15% रखना चाहिए आपको, बट आप 25-30% से ज्यादा रखो तो उतना कुछ ज्यादा बेटर। कुछ भी बैलेंस वैलेंस हो गया तो आपके पास पैसा है, सर रखता है कुछ। तो समझ में आया कंजर्वेटिज्म क्या है? प्रोवाइड फॉर लॉसेस बट नेवर प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड गेन। इसमें एक स्टडी हुआ था एनरॉन, यू नो एनरॉन, मतलब लॉस पहले प्रेडिक्ट कर दो और प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट जब रियलाइज हो तभी रिकॉर्ड, एडवांस में मत। एनरॉन करके एक कंपनी था, सुना है आपने, यूएस का सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम हुआ था, $60 बिलियन का। उस कंपनी ने क्या किया, वो कंपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में थी, मतलब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा वाला गेटोरेंट वाला, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का कंपनी था वो। उसमें उसने क्या किया, अगले 10 साल का उसने खाली MOU साइन किया, मतलब ऑर्डर्स भी नहीं प्लेस हुए थे, ट्रांजैक्शन तो हुए नहीं थे, उसको खाली MOU, मतलब हाँ हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, ये वो इतना रेवेन्यू हो सकता है। और उसने वो 10 साल के इनकम्स एडवांस में दिखाने चालू हुए। अभी तक कुछ नहीं है कि होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन दिखाने चालू कर, जस्ट टू मैनिपुलेट द प्राइस, शेयर प्राइस। उसका शेयर प्राइस $10 से बढ़ के $100 तक पहुंच गया था विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर, 10 गुना। फिर एक न्यूज़पेपर वाले ने पूरी देना चालू किया, बोला ये क्या है फालतूगिरी, फ्रॉड चालू है क्या कुछ, कंपनी तो साला कुछ दिख नहीं रहा है इतना कुछ खास। वो घुसना चालू किया, अंदर से सब एक गड़ा मुर्दा उखाड़ देखा, बोला साला ये तो फ्यूचर का एंटीसिपेटेड इनकम है, अभी तक तो ऑर्डर्स भी प्लेस नहीं हुआ है वही खुद इनकम, कुछ भी इनकम की गारंटी नहीं है, ऐसी दिखा रहे हो, ऐसी फेक प्रॉफिट्स दिखा रहे हो बुक्स में, जेन्युइन फायर बिजनेस खोखला है अंदर से। और फिर बाहर इंफॉर्मेशन आई और प्राइस गिरने लगा, एक दिन में तो प्राइस वेंट फ्रॉम $100 to $5, तो 3 साल में बढ़ा था, एक दिन में 90-95% प्राइस, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस। उसका सीईओ अंदर गया जेल में, चेयरमैन कुछ सुसाइड कर लिया, अकाउंटिंग उसका ऑडिटर जेल में गया, सब जेल में गए, कंपनी बंद हो गया। वर्ल्ड एनरॉन, उसका एक डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे भी है और यूट्यूब पे शायद फ्री है, एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम। देखो एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, एनरॉन ENRON, एनरॉन स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, लुक एट दैट डॉक्यूमेंट। माज़दा इंडस्ट्री, वो हर्षद मेहता का सेम। क्या बोल रहा था भाई? रिसेशन का मतलब अभी प्रेडिक्ट कर रहे कि दिसंबर में यूएस और यूके में आने वाला है। रिसेशन है ना, इट्स बेस्ड ऑन साइक्लिकल चेंजेस ऑफ इकोनॉमी। डर्टी मनी भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट, व्हाट्स दैट? डर्टी मनी रिसेशन से अभी रिकवर होने का सर 2005 का है ना डॉक्यूमेंट्री। हाँ 2005, हाँ वही एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज। अरे पहला है उसका, वो देखना यूट्यूब पे भी है, पूरा है, और नेटफ्लिक्स पे भी। सी रिसेशन में क्या होता है, आपको मैं एक आज वीडियो शेयर करता हूँ, यूट्यूब वीडियो है, वो ध्यान से देखना, 30 मिनट्स का वीडियो है, 30 मिनट का, फुर्सत में देखना, ऐसा दिमाग में आपका ब्लैक हो जाएगा एकदम, ऐसा वीडियो है। उसको आप ग्रास भी करना बहुत डिफिकल्ट चीज है,
उसको समझने का ही बहुत है, लेकिन उसका समझ में आ गया आपको नैक, तो उसके जैसा हीरा नॉलेज कुछ नहीं। इकोनॉमी है ना साइक्लिकल फेजेस पे चलती है, जिसको कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट। जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो चीजें क्या हो जाएगी, लोन्स महंगे हो जाएंगे, तो बिजनेसेस को लोन महंगा पड़ेगा, तो बिजनेसेस चीजें बनानी कम कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, मार्केट में चीजें कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, उनका बाइंग पावर कम हो जाएगा, चीजें खरीदने कम कर देंगे, उसको बोलता है रिसेशन। तो अभी जो हो रहा है वो रिसेशन का तैयारी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद आता है रिसेशन। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद फिर एक बार रिसेशन आ गया, मतलब डिमांड है ही नहीं मार्केट, कोई चीज खरीदने जा ही नहीं रहा, सब बैठे पड़े घर पे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, इनको थोड़ा उत्साह देते हैं, तो चलो इंटरेस्ट रेट घटाते हैं, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाएगा। इंटरेस्ट रेट घटाने से लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा, बिजनेसेस लोन ज्यादा लेंगे, बिजनेसेस लोन ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसे हाथ में आएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसे हाथ में ज्यादा आएंगे लोगों की, तो डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो चीजें खरीदने की चालू करेंगे तो चीजों के भाव बढ़ते जाएंगे, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो एक टाइम ऐसा आएगा सब बहुत चीजें खरीदने लग गए, तो इन्फ्लेशन आना चालू हो जाएगा, वापस इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वापस आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करेगी। तो कोविड के बाद ऐसे ही हुआ था, सब ठप हो गया था, डिमांड था नहीं, तो रिसेशन आ गया था, तो रिसेशन से बाहर निकलने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाने का चालू किया, 5.5-6% वाला रेट घट के 3.5% के आसपास आता है। सर ईजिंग भी था ना, वही वो मॉनेटरी ईजिंग उसी को बोलते हैं, मॉनेटरी ईजिंग मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना, सॉरी रेट आ जाएगा, साइक्लिकल चेंजेस इकोनॉमी 30 मिनट्स बाद, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो। हाँ नहीं वही साइक्लिकल वाला इकोनॉमी, डेट साइकिल वाला, समझा? तो वो हो गया इन्फ्लेशन के बाद, अपना कोविड के बाद रिसेशन था, बाहर निकलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, फिर बूमिंग चालू हुई, फिर सब लोग मजा नहीं लाए, 2022 वाज ऑल बूमिंग, 21 हाफ 22, अभी इतना बूमिंग हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, अभी वापस क्या कर रहा है आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, सारे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, कितना गया 3.5 से? अभी 5.5 हो गया लास्ट हाइक पे, 5.5 तक आ गया, 5.5 पे है ना, 5 से 5.5 पे 5.7 या 5. आधा टका बढ़ा है, 5.5 आया, कल ही आया, कल ही 50 बेसिस पॉइंट 50 बढ़ा, 5 से 5.5 किया, कल ही था, अभी बढ़ाएगा, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तब तक बढ़ाएगा, वही दैट इज इंटरेस्ट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेट। रेपो मतलब जो भाव पे बैंक्स आर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, उनको ज्यादा पड़ेगा ना अभी देने का, तो वो यहाँ पे बढ़ाएंगे, वो लोन्स बढ़ जाएंगे, तो कंपनी का डिमांड घट जाएगा। तो अभी ये रिसेशन की तैयारी हो रही है, फिर रिसेशन आएगा, फिर वापस इंटरेस्ट रेट, ये इंडिया में नहीं बोल रहे, वही चल रहा है सब में, कोविड सबको लड़ा था ना, सब बैंक्स अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, ऑल द बैंक्स, यूएस भी बढ़ा है, ऑल द बैंक्स, सब में अभी रिसेशन आएगा, फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। वो मैं वीडियो शेयर करता हूँ, वो देखना ध्यान से। नेक्स्ट वाला देखो, अभी कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमने देखा था शायद। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑलवेज अज्यूम दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऐसे नहीं सोचते हो कि 1-2 साल में बंद हो जाए। यू अज्यूम इट विल रन फॉर अ long time, 10 years, 15 years, 20 years. That's why you show assets separately, liability separately, and income expense separately. You don't show assets as your expense. एक साल में खत्म होने वाला है। You assume that assets will last for 10 years, 15 years. आप थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करके दिखाते। आपको उम्मीद ही नहीं थी बिजनेस चलेगा तो एसेट अलग क्यों दिखाते ना? बात समझ में आ रही? एसेट लाइबिलिटी अलग, इनकम एक्सपेंस अलग। फ्यूचर का एंटिसिपेशन में आप प्रीपेड एक्सपेंस दिखा दो। Why do you show prepaid expense? What are prepaid expense? Paid in advance. मतलब बेनिफिट मिलना क्यों एडवांस? क्योंकि फ्यूचर है। आप अज्यूम करो बिजनेस आगे चलेगा, आगे बेनिफिट मिलेगा, वरना तो कोई चीज प्रीपेड जैसी होती नहीं। तो गोइंग कंसर्न मतलब यू अज्यूम दैट बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज गॉट परपेचुअल लॉन्ग सक्सेशन। 10 years, 15 years, 20 years तक चलेगा। 2 साल में बंद नहीं होगा। दैट इज अ जनरल assumption.
realization concept. What does realization concept state? It is related to conservatism. Realization बोलता है कि show your incomes on either sale of asset या sale of goods. Show your incomes only once it is realized. जब तक realize नहीं हुआ ना तब तक income दिखाने का realization का मतलब certainty. Once your income is certain, only then you show it in the books. तभी रिकॉर्ड करने का. उससे पहले रिकॉर्ड जो एनरॉन ने किया था ऑर्डर प्लेस में पूरा इनकम दिखा दिया, वो गलत चीज है, वो करना नहीं चाहिए. तो इलीगल होना लीगल वे में भी वो इलीगल था. फिर एनरॉन ने क्या किया, जैसे इधर सेबी होता है ना, उधर एसईसी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसमें गया, उसके एम्प्लॉयज को फोड़ा, ब्राइब किया और उनका क्लॉज ही चेंज करवा दिया कि भाई ये लीगल है, आप दिखा सकते. ऐसा सेम आर्शद मेहता टाइप. यहाँ पे तो बहुत छोटा था अर्शद मेहता, 500,000 करोड़ का स्कैम था, $60 बिलियन का स्कैम था. मतलब आज की करेंसी में देखा जाए $60 बिलियन इज लाइक 5 लाख करोड़. गिनने में ही आते सोच बोलने का मतलब रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, record your incomes and profits on sale of assets or sale of goods only if it is realized. अब सुनना, इसको समझना. रियलाइज का मतलब आप क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड कर सकते हो और कैश सेल भी रिकॉर्ड कर सकते हो. क्रेडिट सेल किया मतलब बिल बन गया. बिल या इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. मतलब पैसा आना जरूरी नहीं है, इनवॉइस बन गया ना, बिल बन गया ना, आप रिकॉर्ड कर सकते हो. क्योंकि एक बार बिल बन गया, फिर वो अगर मुकर गया पैसा देने से, तो आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो. यू हैव दैट प्रूफ, लीगल प्रूफ. तो एक बार सर्टेन हो जाए कि हाँ भाई अब ये पीछे मुड़ नहीं सकता, तब आप इनकम रिकॉर्ड कर सकते. इज इट क्लियर? उससे पहले करने का रेवेन्यू एंड कॉस्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेम. रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेम. Realization is mainly for assets and revenue recognition is for incomes. Okay, perfect. Accrual concept. कल हमने देखा था accrual basis, cash basis, याद है आपको? What is cash basis accounting state? Show your expense and income on cash. Cash आया, cash गया. क्या वो सही बात है कि गलत है? हम क्या फॉलो करते हैं? Accrual क्या बोलता है? Show your expense and incomes on earned and incurred basis. Cash गलत क्यों है वो भी बताया था मैंने. 4 साल तक आपने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया, सिर्फ इनकम रिसीव की, और 4 साल के बाद 4 साल का टोटल एक्सपेंस पे कर दिया. तो 4 साल तक क्या दिख रही है आपकी बुक्स में? खाली इनकम 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 इनकम. 5वें साल में सिर्फ लॉस, 4 साल प्रॉफिट. तो आपको पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि पूरा. इसलिए अक्रूवल क्या बोलते हैं? काम हुआ ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड. भले ही पैसा दिया है कि नहीं, हम करते हैं ना एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल टू इनकम. पैसा आए चाहे ना आए, इनकम रिकॉर्ड होगी. अर्न किया तो इनकम रिकॉर्ड करो, इनकम हुआ तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो. तो क्या है, मैचिंग चालू रहेगा. तो आपका प्रॉफिट हर साल कंपेरेबल रहेगा. एवरी ईयर यू कैन कंपेयर द प्रॉफिट्स. तो अक्रूवल वही बोलता है, शो योर एक्सपेंस एंड इनकम ऑन अर्नड एंड इनकर्ड बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस. नेक्स्ट वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट. ये भी आपने किया हुआ ड्यूअल एस्पेक्ट. व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट two aspects, debits and credits. We record both the aspects under double entry system. And यही dual aspect में हर बार every debit is equal to credit, corresponding credit. And because of this, you have that equation, accounting equation. What is that equation? Assets are equal to liabilities plus capital. And this equation will always remain balanced. It can never fluctuate. Imbalance नहीं होगी due to dual aspect. Every debit has a corresponding credit. Then there is disclosure and then there is materiality. What is disclosure concept? आप accounts too करते हो. Accounts is the language of business. So what does accounts show you? The true picture of the business. Whatever is happening in the business needs to be shown with true and fair. अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा. तो disclosure principle वही बोलता है. Whatever is happening in the business, you need to disclose it, whether good or bad. Don't manipulate. That is the disclosure principle. But materiality principle क्या बोलता है? Materiality disclosure को थोड़ा सा contradict करता है. Materiality बोलता है कि disclose all the information with true and fair, बराबर. But बाहर की खाल मत उधेड़ो. जो materially important items है ना उसको disclose करो अच्छे से.
जो मटेरियली इंपॉर्टेंट नहीं है उसके पीछे हाथ धो के पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू मीन बाय मटेरियली इंपॉर्टेंट? मतलब मटेरियल रॉ मटेरियल मनी वाइज बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन परफेक्टली डिस्क्लोज कर, बट छोटा वैल्यू का ट्रांजैक्शन उसके पीछे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं. उस हमने पता है सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस देखा है, हम क्लब कर देते हैं. आप क्लब कर सकते हो अकाउंट्स में या ना भी रिकॉर्ड करो तो भी चलेगा. बड़े अमाउंट को बराबर से डिस्क्लोज करना जरूरी. बड़ा क्या छोटा क्या, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. कुछ बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया बड़ा होगा, 10,000 छोटा होगा अमाउंट. कुछ बिजनेसेस के लिए 10,000 रुपया बड़ा होगा, 100 रुपया छोटा. अभी रिलायंस जैसी कंपनी है उसके लिए 10 लाख करोड़ इज अ रीजनेबली बिग अमाउंट, बट 10-20,000 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ बिग कंपनी लाइक Reliance. But for a local retailer, 10,000 might be a big amount and 100 might be a small amount. So बोलने का मतलब कि मटेरियलिटी क्या बोलता है कि बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करो. उसमें कोई भी बांछोड़ नहीं करेगा, उसमें कुछ भी डील नहीं बनेगा, उसको परफेक्टली चाहिए क्योंकि वो इंपैक्ट करेगा बिजनेस को. जो छोटा अमाउंट है वो ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत, उसको क्लब करो, दूसरे अकाउंट के साथ मर्ज करो, इग्नोर भी करो तो चलेगा. Got that? Materiality concept. Okay, materially important. Then last one is matching concept. What is matching concept state? Match your incomes with your expense. Match your incomes with your expense. म्हणजे काय, अगर आपको प्रॉफिट लॉस ढूंढना है तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढ, इनकम माइनस एक्सपेंस. तो अगर मुझे 1 साल का प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है तो मैं क्या करेगा, 1 year's इनकम माइनस 1 year's एक्सपेंस. 1 year. If I want to find out 6 months profit, 6 months income, 6 months expense. If I want to find out 3 months profit, quarterly results आते हैं corporate के. 3 months income, 3 months expense. Can I show 3 months income and 6 months expense together? Or 6 months income and 3 months expense? That will be mismatch. I won't be able to compare my profits and loss आगे. बराबर है? तो जितने टाइम पीरियड का इनकम उतने ही टाइम पीरियड का एक्सपेंस लेना है मैचिंग के लिए, उतने ही टाइम का प्रॉफिट लॉस ढूंढना है इसके लिए. और ये इनकम और ये एक्सपेंस शुड इट बी ऑन पेड और रिसीव बेसिस के इनकर्ड एंड अर्न्ड बेसिस. इनकर्ड एंड अर्न्ड, इट कैन नॉट बी ऑन पेड और अक्रूवल बेसिस. इज इट क्लियर? तो मैचिंग क्या बोलते हैं, शो योर एक्सपेंस एंड इनकम, मैच योर एक्सपेंस और इनकम. व्हाटएवर टाइम पीरियड का एक्सपेंस यू आर टेकिंग उतने ही टाइम पीरियड का इनकम लेना. मैंने आपको परचेज सेल में बताया था गुड्स, आपने 100 मोबाइल फोन खरीदे हैं और 90 बेचे हैं तो परचेज भी कितने का दिखना चाहिए और सेल भी कितने का दिखना चाहिए, 90-90. 10 का दिखना, वो 10 क्या स्टॉक है, वो अनसोल्ड, वो नेक्स्ट ईयर काम करेगा. वो स्टॉक का एग्जाम्पल के वक्त मैंने बताया था. जितना परचेज किया उतना ही सेल दिखना चाहिए.